एक ऐसा देश दुनिया में जहां सबसे पहले एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ, हमारा भारत। हमारे भारत में पिछले 11,000 सालों से एग्रीकल्चर होता आ रहा है। इंडस वैली सिविलाइजेशन में ऐसे बहुत सारे सबूत मिले जिससे पता चलता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम से एग्रीकल्चर प्रैक्टिस हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारी सीड्स मिले हैं, बहुत सारी चक्कियां मिली हैं। इससे पता चलता है कि इंडस वैली के लोग एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस करते थे। और आज भारत दुनिया में उग रहे 75% स्पाइसेस केवल भारत से आते हैं। चाहे कोई भी क्रॉप हो, दुनिया के टॉप 5 प्रोड्यूसर्स में से एक हमारा भारत जरूर होता है। आधे से ज्यादा इस देश की पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में काम करती है। तो यहां पर हमारे देश के लिए एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हम आज आपके लिए क्लास 10 की ज्योग्राफी का चैप्टर लेकर आए हैं, एग्रीकल्चर। इस चैप्टर में हम यही समझेंगे कि एग्रीकल्चर में हम कौन सी क्रॉप्स उगाते हैं, कौन से महीने में उगाते हैं, तो एग्रीकल्चर में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमारे गवर्नमेंट्स के क्या एफर्ट हैं। साथ ही साथ टेक्नोलॉजी का एग्रीकल्चर में क्या लेना देना है, यह भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज सिद्धार्थ शर्मा और मैं हूं आपका अपना एसएसटी मेंटोर। आज के चैप्टर की शुरुआत में आपको यह बात बता के करना चाहता हूं कि भाई साहब, एग्रीकल्चर जो होता है वो बहुत सारी चीजों पर डिपेंडेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर फिजिकल इन्वायरमेंट पर डिपेंड करता है, यानी कि एक एरिया का इन्वायरमेंट कैसा है। जैसे कि राजस्थान का इन्वायरमेंट आपको पता होगा बहुत ज्यादा हॉट है, वहां पे ज्यादा बारिश नहीं होती है, तो आप राजस्थान में हर कोई क्रॉप नहीं उगा सकते हो। ऑन द अदर हैंड केरला का इन्वायरमेंट जो है बहुत ज्यादा ह्यूमिड है, तो वहां पर आप वो क्रॉप नहीं उगा सकते जहां पे जिसको कम पानी चाहिए रहता है। तो फिजिकल इन्वायरमेंट पे एग्रीकल्चर डिपेंड करता है, साथ ही साथ डिपेंड करता है लैंड प्रोडक्टिविटी पे। भाई सॉइल की अपनी अपनी फर्टिलिटी होती है, कोई सॉइल ज्यादा फर्टाइल होती है तो कुछ सॉइल कम फर्टाइल होती है, तो इस हिसाब से भी क्रॉप उगाई जाती है। अगली बात आती है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, कि आपके फार्मर्स जो हैं उनके पास टेक्नोलॉजी का कितना एक्सेस है। जैसा कि आपको पता है कि अब हम मॉडर्न मशीन्स का इस्तेमाल करके ज्यादा से ज्यादा आउटपुट लगा सकते हैं कम से कम मेहनत को करके, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है। और लास्ट चीज है सोशियो कल्चरल प्रैक्टिसेस। देखिए, हमारे देश में हमेशा से जय जवान जय किसान के नारे लगाए गए, हमेशा किसान की इज्जत करी गई, उसको अन्नदाता माना गया। आज किसान के कारण ही आपके और मेरे पेट भरते हैं। तो एग्रीकल्चर को एक इस तरीके का एक ऐसा ऑक्यूपेशन देखना, कि एक आइडियल ऑक्यूपेशन देखना, एक ऐसा ऑक्यूपेशन की तरह उसको मनाना कि इससे लोगों का पेट भरता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। देखिए, अगर आप एग्रीकल्चर की बात करें तो आप हमारे देश में जितनी भी टाइप की फार्मिंग होती है उनको आप 3 ग्रुप में बांट सकते हो। सबसे पहला आता है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, फिर आता है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग और फिर आता है कमर्शियल फार्मिंग। आइए एक एक करके इन तीनों टाइप की फार्मिंग को हम समझते हैं। सबसे पहले हमारे सामने है प्रिमिटिव फार्मिंग। देखिए, प्रिमिटिव फार्मिंग जो होता है, प्रिमिटिव का मतलब होता है बहुत ही लो लेवल का डेवलपमेंट जहां हो। तो यहां पर बेसिकली प्रिमिटिव फार्मिंग वो होती है जब स्मॉल पीसेस ऑफ लैंड पर किसान, बहुत छोटे छोटे टुकड़ों पे किसान एग्रीकल्चर करता है। और साथ ही साथ एग्रीकल्चर को करने के लिए किसान कोई मॉडर्न टूल्स का इस्तेमाल ना करते हुए बहुत ही बेसिक टूल्स जैसे कि हो, डाउ, इवन डिगिंग स्टिक्स का इस्तेमाल करता है। तो इस तरीके के बेसिक इंस्ट्रूमेंट के साथ जब किसान छोटे लेवल पे एग्रीकल्चर करता है तो उसे कहा जाता है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। देखिए, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग जो होती है उसमें किसान, जैसा कि मैंने आपको बताया, ज्यादा एफर्ट्स नहीं डालता है। इवन पानी भी जो चाहिए इरिगेशन करने के लिए, उसके लिए भी किसान जो होता है वो पूरी तरीके से रेनफॉल पे डिपेंडेंट होता है। साथ ही साथ मिट्टी की जो फर्टिलिटी है उसको इंप्रूव करने के लिए ना वो फर्टिलाइजर यूज करता है ना मैन्यूर यूज करता है, मिट्टी की नेचुरल फर्टिलिटी के ऊपर किसान डिपेंडेंट होता है। और साथ ही साथ जो किसान होता है ये, अगर, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर आप बेसिक टूल्स के साथ, विदाउट एनी टेक्नोलॉजी के साथ, नेचर के ऊपर डिपेंडेंट रह के अगर आप एग्रीकल्चर कर रहे हो तो फिर आप सब तरीके की क्रॉप्स नहीं उगा सकते हो। तो किसान यहां पे वही करता है, वही क्रॉप्स उगाता है जो उस सॉइल के लिए सुटेबल हो। तो ये हो जाती है आपकी प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। अब आपको भी पता है जब छोटे एरिया में फार्मिंग हो रही है, बहुत बेसिक टूल्स के साथ फार्मिंग हो रही है, तो इसमें जो आउटपुट होगा वो बहुत कम होगा। यही बात यहां पे आपको बताना चाहता हूं कि प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में ज्यादातर किसान जो खेती करता है वो अपने सेल्फ कंजप्शन के लिए करता है, बेचने के लिए नहीं, खुद के खाने के लिए, खुद के परिवार के लिए करता है। इसे कहते हैं प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। अब अपन बात करते हैं दूसरे नंबर पे आता है हमारा, अच्छा, दूसरे नंबर पे आगे बढ़ने से पहले, अच्छा वो मुझे याद आ गया, यहां पर एक टेबल है। इस टेबल में इंडिया में जो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग अलग अलग जगह करी जाती है उनको किस किस नाम से बुलाया जाता है उसके बारे में लिखा गया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप छत्तीसगढ़ के बस्तर डिस्ट्रिक्ट तक चले जाएं तो वहां पे प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग को डिपा कहा जाता है। मणिपुर में पमलाऊ कहा जाता है।
अगर आप नॉर्थ ईस्ट चले जाए तो वहां पे झुमिंग कहा जाता है, अगर आप मध्य प्रदेश चले जाएं तो वहां बेवार या फिर दहिया कहा जाता है, और अगर आप आंध्र प्रदेश चले जाएं तो वहां के जो किसान प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग करते हैं वहां पे इसका नाम होता है पोडू या फिर पेंडा। तो ये नाम आपको याद रखना है। अगर आप मुझसे पूछे तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें झूमिंग। झूमिंग आपसे पूछ लिया जाता है कि नॉर्थ ईस्ट में जो किसान प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग करता है उसे क्या कहते हैं। ये हो गई हमारी प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग की तरफ। इंटेंसिव, इंटेंसिव अग्रेसिव। देखिए बेसिकली क्या होता है, इस टाइप की फार्मिंग वहां करी जाती है जहां पे हाई पॉपुलेशन प्रेशर होता है। फॉर एग्जांपल इंडिया की पॉपुलेशन 140 करोड़ है। इतनी बड़ी पॉपुलेशन का पेट भरना है, तो इसीलिए इंडिया में इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग करी जाती है। हमारे वहां पॉपुलेशन का प्रेशर बहुत ज्यादा है। साथ ही साथ इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में पॉपुलेशन का प्रेशर इसलिए भी ज्यादा आ जाता है किसान के ऊपर क्योंकि हमारे वहां राइट ऑफ इनहेरिटेंस होता है। क्या मतलब है इसका, आइए मैं आपको इसको एग्जांपल से समझाता हूं। मान लेते हैं कि ये एक खेत है और ये खेत एक अंकल का था जिनका नाम था रामलाल। ठीक है, अब हुआ क्या कि रामलाल के 4 लड़के हुए। रामलाल के 4 लड़के हुए। तो पहले क्या होता था, रामलाल जी खेती करते थे और पूरे खेत का जो आउटपुट आता था वो रामलाल जी यूज करते थे, उसको बेचते थे, उससे पैसा कमाते थे। लेकिन राइट ऑफ इनहेरिटेंस ये कहता है कि रामलाल जी के खेत जो हैं उनके खत्म होने के बाद इनके चारों बच्चों में बटेगा, इक्वली बटेगा। तो ऐसे में क्या होगा कि ये जो खेत इसके 4 टुकड़े हो जाएंगे। अब पहले वाले आदमी के पास छोटा सा हिस्सा आएगा, दूसरे वाले के पास भी छोटा हिस्सा आएगा, तीसरे वाले के पास भी छोटा आएगा और चौथे वाले के पास भी छोटा है। अब प्रॉब्लम कब होगी, जब इनके भी बच्चे होंगे। अगर मान लीजिए ये चौथे नंबर वाले आदमी के 2 बच्चे हो जाते हैं तो जी चौथे नंबर का जो बॉक्स है यानी चौथे नंबर का जो खेत है अब इसके भी 2 टुकड़े हो जाएंगे और हर बच्चे को इतना सा एरिया मिलेगा, हर बच्चे को इतना सा एरिया मिलेगा। तो राइट ऑफ इनहेरिटेंस के कारण जैसे जैसे जनरेशन आगे जाती है लैंड का टुकड़ा छोटा छोटा होता जाता है, बढ़ते 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 वो इतना छोटा हो जाता है कि एक किसान उसमें उगाकर, उसमें एग्रीकल्चर कर कर अपने अपने खुद का पेट नहीं भर सकता, बेचने की बात तो दूर की हो जाती है। तो इसी के कारण जो छोटा भी टुकड़ा होता है उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा प्रेशर हो जाता है किसान के ऊपर। तो ये हो गया पहला पॉइंट। अब इंटेंसिव फार्मिंग करनी है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन का पेड़ भरना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो भाई साहब यहां पर सबसे पहले तो किसान क्या करता है, लेबर इंटेंसिव फार्मिंग होती है, यानी किसान बहुत सारी लेबर को एम्प्लॉय करता है। अब अगर मुझे इस खेत से मैक्सिमम आउटपुट निकालना है तो मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस पर नौकरी पर रखूंगा, वो सब काम करेंगे और उसके बाद हम लोग इसको बेच के पैसा कमाएंगे। इंटेंसिव फार्मिंग करनी है, ज्यादा से ज्यादा आउटपुट चाहिए तो एक काम और कर सकते हैं। क्या काम ये कर सकते हैं कि हम लोग इसमें बायोकेमिकल्स का इस्तेमाल करें, हम लोग इसमें फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करें, हम लोग इसमें इरिगेशन करने की व्यवस्था कर दें। भाई मुझे ज्यादा से ज्यादा आउटपुट चाहिए, मैं चाहता हूं इस खेत से ज्यादा फसल निकले, मैंने केमिकल डाल दिए, मैंने इरिगेशन करने के लिए मशीनें लगा रखी, बोरवेल खोद के अंडरग्राउंड पानी निकाल रहा हूं। बस यहां पर टारगेट होता है मैक्सिमम आउटपुट, चाहे उसके लिए किसी भी लेवल तक जाना पड़े। ये हो गई आपके सामने इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। इज दैट क्लियर। अब यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला हमारा टॉपिक आ जाता है कमर्शियल फार्मिंग। देखिए कमर्शियल फार्मिंग को और इंटेंसिव फार्मिंग में वैसे एक बारीक सा डिफरेंस है। इंटेंसिव फार्मिंग में भी किसान ज्यादा से ज्यादा आउटपुट जनरेट करने की कोशिश करता है, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट, ज्यादा से ज्यादा एग्रीकल्चर करने की कोशिश करता है। कमर्शियल फार्मिंग में भी यही होता है, पर दोनों में डिफरेंस ये होता है कि कमर्शियल फार्मिंग जो होती हैं ये एक तरीके का बड़ा बिजनेस बन चुकी होती हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज, ऑर्गेनाइजेशन तक इसमें कूद चुकी होती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें आशीर्वाद आटा, अब आशीर्वाद आटा ब्रांड बन चुका है। अब आटा के लिए उनको गेहूं चाहिए, तो इनके खुद के खेत होते हैं। अब इस खेत पे आपको पता है कि अब ये जो खेत है यहां पे कमर्शियल लेवल पे काम चल रही है, बड़ी सी कंपनी का एक खुद का खेत है, यहाँ पे बहुत बड़े लेवल पे केमिकल्स यूज हो रहे होंगे, या फिर हो सकता है कि इरिगेशन की फैसिलिटीज बहुत मॉडर्न होंगी या कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा होगा। जैसे कि मान लेते हैं इंडिया गेट राइस, अब चावल किसान भी उगा रहा था लेकिन अब यहां पे ये चावल एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन, एक कंपनी उगा रही है। तो जब इस तरीके की फार्मिंग में कंपनीज, इंडस्ट्रीज ये सब इन्वॉल्व हो जाती हैं तो उसे कमर्शियल फार्मिंग कहते हैं। यहां पे और एक लेवल ऊपर चले जाते हैं, किसान कोशिश करता है हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स का इस्तेमाल करना। ऑब्वियस ही बात है भाई, जितना बड़ी कंपनी इन्वॉल्व हो जाएगी उनके पास मनी पावर उतना ज्यादा होगा। हो सकता है वो ब्राजील से सीड्स मंगा लें, हो सकता है वो मैक्सिको से सीड्स मंगा लें। तो यहाँ पे हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स यूज होते हैं, इरिगेशन की खतर मॉडर्न टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है।
साथ ही साथ केमिकल फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल होता है। एक चीज और मैं आप लोग को बताना चाहता हूं कि इसमें यानी कि कमर्शियल फार्मिंग और इंटेंसिव फार्मिंग में एक डिफरेंस और ये है कि जो इंटेंसिव फार्मिंग होती है वो स्मॉल पीसेस ऑफ लैंड पे होती है। राइट ऑफ इनहेरिटेंस के कारण किसान छोटी सी पीस ऑफ लैंड पर ज्यादा से ज्यादा आउटपुट करने की कोशिश करता है, ठीक है। लेकिन अगर आप कमर्शियल फार्मिंग की बात करें तो ये लार्ज लैंड होल्डिंग्स पर होती है। इन कंपनीज के पास बहुत बहुत पैसा होता है, ये बड़ी बड़ी जमीन खरीद लेते हैं और उसके ऊपर ये काम करते हैं। तो ये हो गई हमारी कमर्शियल फार्मिंग। देखिए कमर्शियल फार्मिंग जो होती है वो एरिया से एरिया डिपेंडेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग राइस की बात करें तो राइस एक कमर्शियल क्रॉप है हरियाणा और पंजाब में। लेकिन अगर आप ओडिशा चले जाएं तो वहां पर राइस जो है वो सबसिस्टेंस क्रॉप है, यानी कि ओडिशा में जो किसान है वो सिर्फ अपने कंजप्शन के लिए राइस उगाता है। वहां पे आप हाई लेवल पे आप इतने बड़े 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 खेत नहीं होते हैं ओडिशा में। लेकिन अगर आप हरियाणा और पंजाब की बात करें तो वहां पर कमर्शियल लेवल पे राइस उगाया जा रहा है। तो यहां पर हो गई हमारी तीन तरीके की फार्मिंग, सबसिस्टेंस फार्मिंग, इंटेंसिव फार्मिंग और उसके बाद कमर्शियल फार्मिंग। आई होप आप लोग को ये तीनों चीजें समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग एक चीज और बताने चाहते हैं आपको प्लांटेशन के बारे में। देखिए प्लांटेशन क्या होता है। प्लांटेशन भी एक तरीके की कमर्शियल फार्मिंग ही होती है, बस इसमें क्या होता है एक पर्टिकुलर टाइप की क्रॉप को उगाया जाता है, एक पर्टिकुलर टाइप की। तो यहां पे मैंने यहां पे साफ साफ लिखा हुआ है इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग। इन दिस टाइप ओनली अ सिंगल क्रॉप इज ग्रोन ऑन अ लार्ज एरिया। सिर्फ एक सिंगल क्रॉप उगाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें आसाम और नॉर्थ बंगाल में टी उगाई जाती है, टी का प्लांटेशन किया जाता है। अगर आप कर्नाटका चले जाएं तो वहां पे कॉफी उगाई जाती है। तो एक ही टाइप की क्रॉप बड़ी बड़ी एरिया पे जब आप उगाते हो तो उसे कहते हैं प्लांटेशन। इज दैट क्लियर? अब देखिए हम आपको बताना चाहते हैं कि क्रॉपिंग पैटर्न्स के बारे में। इंडिया की लोकेशन बहुत अच्छी है। हम ऐसी लोकेशन पे रहते हैं जहां पे हमारे वहां अलग अलग सीजन अवेलेबल है। हम लोग ऐसी लोकेशन पे रहते हैं हमारे वहां अलग अलग टाइप की मिट्टियां मौजूद है। लेटेराइट सॉइल है, रेड सॉइल है, ब्लैक सॉइल है, हर तरीके की सॉइल हमारे वहां आपको इंडिया में देखने को मिल जाएगी। जिसके कारण इंडिया में क्रॉपिंग पैटर्न्स भी अलग अलग होते हैं। आप अलग अलग महीने में अलग अलग तरीके की क्रॉप उगा सकते हो। अगर आप सऊदी अरेबिया की बात करो, सऊदी अरेबिया में पूरे साल एक जैसा सीजन रहता है, गर्मी। अगर आप लोग मान लीजिए एंटार्क्टिका चले जाए तो वहां पूरे साल एक जैसा सीजन रहता है, ठंडी। लेकिन इंडिया में सीजन अलग अलग होते हैं, इंडिया में मिट्टी अलग अलग है, जिसके कारण हम अलग अलग टाइप की क्रॉप को उगा सकते हैं। तो यही बात यहां पे बताई गई है कि अगर आप क्रॉपिंग पैटर्न की बात करें तो वो एनवायरमेंटल डिफरेंसेस यानी कि क्लाइमेट पे तो डिपेंड होती ही होती है, साथ ही साथ टोपोग्राफी पे भी डिपेंड होती है। टोपोग्राफी का मतलब क्या होता है? टोपोग्राफी का मतलब होता है लैंड टेरेन। अगर आप इंडिया को देखें तो इंडिया में आपको अलग अलग लैंड टेरेन देखने को मिल जाएगी, कहीं हिल है तो कहीं वैली है, कहीं प्लेट्यू है तो कहीं प्लेन है। तो ये भी चीज हमारे वहां डिपेंड करती है। साथ ही साथ मैंने जैसा कि आपको बताया हमारे इंडिया में अलग अलग टाइप की सॉइल भी रहती है। तो इसी आधार पे हम क्रॉपिंग सीजन को इंडिया में तीन उसमें बांट सकते हैं। सबसे पहला आ जाता है राबी क्रॉप, राबी क्रॉप्स के बाद आ जाता है खारिफ क्रॉप, और खारिफ क्रॉप के बाद आ जाता है जैद क्रॉप्स। मैं एक पेज के अंदर आपको राबी और खारिफ के बीच में डिफरेंस बता दूंगा। तो चलिए आप लोग रेडी हैं? तो मैं आप लोग को यह बता रहा था कि इंडिया में जितने भी सीजन हैं आप उनको चार ग्रुप में बांट सकते हो। दिसंबर से जनवरी के बीच में चलता है विंटर सीजन, मार्च से मई के बीच में चलता है समर सीजन, जून से अगस्त के बीच में चलता है मॉनसून सीजन, और सितंबर से अक्टूबर नवंबर के बीच में चलता है ऑटम सीजन। ठीक है, अब मैं आपको एक बात बताता हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं राबी क्रॉप्स की। राबी क्रॉप्स वो होती हैं जिनको कम से कम पानी चाहिए। ठीक है, राबी क्रॉप्स वो होती है जिनको कम से कम पानी चाहिए। तो इसलिए राबी क्रॉप को हम लोग मॉनसून में नहीं उगाएंगे, क्योंकि मॉनसून में तो बारिश होगी, इसको कम पानी चाहिए। तो राबी क्रॉप को हम लोग क्या करते हैं, विंटर से पहले सोन कर देते हैं, यानी कि इसका बीज मिट्टी में डाल देते हैं विंटर से पहले। ठीक है, और हम क्या करते हैं, मॉनसून के आने से पहले ही हम उसको हार्वेस्ट कर लेते हैं, यानी कि उसकी फसल को हम काट देते हैं। सोन का मतलब होता है बीज डालना, और हार्वेस्ट का मतलब होता है फसल को काटना। इज दैट क्लियर? तो राबी क्रॉप को क्योंकि कम पानी चाहिए रहता है तो हम विंटर से पहले उसका बीज डालते हैं, और मॉनसून आने से पहले, पानी क्योंकि कम चाहिए तो मॉनसून आने से पहले हम उसको हार्वेस्ट कर लेते हैं। इज दैट क्लियर? कौन कौन सी आपको राबी क्रॉप्स के नाम याद रखने हैं? जैसे कि वीट हो गया, बार्ली हो गया, ग्राम हो गया, मस्टर्ड हो गया और पीस हो गया। सबसे ज्यादा राबी क्रॉप्स कहां उगाई जाती हैं? ये इंडिया की कुछ स्टेट है, जैसे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। तो ये हो गई हमारी राबी क्रॉप। अब आती है खारिफ क्रॉप। खारिफ क्रॉप वो होती है जिनको बहुत सारा पानी चाहिए रहता है।
ठीक है, इवन इतना पानी चाहिए रहता है, कई बार खरीफ क्रॉप के जो खेत होते हैं उनमें पानी भरा रहता है, घुटने घुटने तक पानी भरा रहता है, तो पानी बहुत सारा चाहिए। तो या तो मैं भाई नेचुरली पानी इस्तेमाल कर लूं, या तो मैं मैन मेड तरीके से पानी लाऊं, तालाब खोदूं, या फिर मैं नदी से निकलवा के लाऊं पानी, बोरवेल से निकालूं। तो पानी ज्यादा चाहिए तो सबसे बढ़िया तरीका यह है कि मॉनसून सीजन से पहले ही इसका बीज डाल दो। बीज को पानी चाहिए, मॉनसून से पहले बीज डाल दो, मॉनसून में खूब सारी बारिश होगी, उसको पानी मिल जाएगा। तो मॉनसून से पहले इसका बीज डाल दिया जाता है, और हम क्या करते हैं कि इसको हम लोग यहां पर हार्वेस्ट कर लेते हैं, यानी कि विंटर आने से पहले इसको हम हार्वेस्ट भी कर लेते हैं। इज दैट क्लियर? तो यहां पर ये खरीफ क्रॉप हो गई। कौन कौन सी खरीफ क्रॉप के नाम याद रखने हैं आपको? राइस, मेज, जवार, बाजरा, पल्सेस, कॉटन, जूट और ग्राउंडनट। कहां कहां आपको खरीफ क्रॉप देखने को मिलेंगी? आसाम, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, केरला और महाराष्ट्र। ठीक है, तो ये वो स्टेट है जहां बारिश ज्यादा होती है, इसलिए यहां खरीफ क्रॉप उगाई जाती है। याद रखिएगा, खरीफ क्रॉप को पानी ज्यादा चाहिए रहता है, राबी क्रॉप्स को पानी कम चाहिए रहता है। जब मैं आपके जितना बड़ा था मैं अक्सर कंफ्यूज हो जाता था कि राबी क्रॉप और खरीफ क्रॉप में डिफरेंस क्या है। मैंने इसकी एक ट्रिक बनाई। मेरा एक दोस्त था, उसका नाम था खान, बिलाल खान। उसको बहुत प्यास लगती थी, और वो क्या करता था, अपनी बोतल नहीं लाता था, मेरी बोतल से पानी पीता था। तो खान को लगती है बहुत प्यास, इसीलिए खान से KHA निकाल लीजिए। जैसे खान को प्यास लगती है, वैसे खरीफ क्रॉप को बहुत प्यास लगती है। इज दैट क्लियर? तो ये हो गई राबी और खरीफ। आप बोलेंगे सर आपने तीसरी भी कही थी, जैद क्रॉप, उसके बारे में क्या? आइए उसके बारे में समझ लेते हैं। जैद क्रॉप्स वो होती हैं जो राबी और खरीफ के बीच में उगाई जाती हैं। किसान अक्सर हमारे इंडिया में ये भी होता है कि कुछ किसान क्या करता है, राबी भी उगाता है और खरीफ भी उगाता है। ठीक है, और बीच में जो टाइम मिलता है उसमें जैद क्रॉप उगा लेता है। जैद क्रॉप के कुछ एग्जांपल्स मैं आपके सामने बताता हूं, जैसे वाटरमेलन, मस्कमेलन, क्यूकुम्बर, वेजिटेबल्स और फॉडर क्रॉप्स। फॉडर क्रॉप्स वो होती हैं जो आप उगाते हो अपने कैटल्स को खिलाने के लिए, अपने मवेशियों को खिलाने के लिए, बेसिकली घास वगैरह। इज दैट क्लियर? तो ये हो गई हमारी जैद क्रॉप। ग्रीन रिवॉल्यूशन की बात करें तो जब हमारा देश आजाद हुआ था, तो आजादी के टाइम पे हमारे देश में खाने की कमी थी, यानी कि फूड सिक्योरिटी की कमी थी। तो हमारे पॉलिटिशियंस जो थे उनको ये बात पता थी कि भाई देश में खाने की कमी, और ये सबसे पहले हमें ठीक करनी है। तो 1960 से 70s के टाइम पे हमारे पॉलिटिशियन लेकर आए ग्रीन रिवॉल्यूशन। इस ग्रीन रिवॉल्यूशन के अंदर हमारे पॉलिटिशियंस बाहर से हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स लेकर आए। ये वो सीड्स थे जिनको अगर आप जमीन में डालोगे तो इससे ज्यादा अच्छा पेड़ निकल के आएगा। साथ ही साथ हमारे किसानों को केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स के साथ समझाया गया। उनको बताया गया कि अगर आप इनका इस्तेमाल करेंगे तो आपकी क्रॉप के फेल होने के चांसेस कम हो जाएंगे। जब हमारे किसान को हमने इस तरीके से ट्रेन कर दिया, उनको जब हमने मॉडर्न टेक्नोलॉजी दे दी, तो हमारा एग्रीकल्चर आउटपुट बढ़ गया, और जो खाने की कमी थी यानी कि फूड सिक्योरिटी जो थी वो हमारी ठीक हो गई। लेकिन ग्रीन रिवॉल्यूशन की एक प्रॉब्लम थी, ये इंडिया के ज्यादातर नॉर्थ स्टेट्स तक ही सीमित था। और यहां भी अगर मैं बात करूं तो कौन से स्टेट? पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ पार्ट्स तक सीमित था। तो लेकिन ये ग्रीन रिवॉल्यूशन से बहुत हद तक हमारी फूड सिक्योरिटी तो भैया सॉर्ट हो गई थी। अब हमारे देश में जो क्रॉप्स उग रही थी, आप उनको 4 ग्रुप में बांट सकते हो। सबसे पहले है ग्रेन्स एंड लेगुमिनस क्रॉप्स, उसके बाद है फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स, उसके बाद है हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, और उसके बाद है नॉन फूड क्रॉप्स। तो जितनी भी क्रॉप्स है मेरे बच्चों, इनको आप 4 ग्रुप में बांट दिया। एक एक करके मैं चारों के बारे में पढ़ाऊंगा, और फिर क्या, जैसे ये चारों खत्म हो जाएंगी चैप्टर समाप्त। तो चलिए टाइम वेस्ट करे बगैर हम लोग पहली वाली क्रॉप्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, यानी कि ग्रेन्स एंड लेगुमिनस क्रॉप्स। इसमें हमें 5 क्रॉप्स के बारे में पढ़ना है। सबसे पहली बात हम करेंगे चावल के बारे में। अगर आप चावल की बात करें तो चावल भाई साहब हमारे देश की मेन फूड क्रॉप है। हमारे देश में सबसे ज्यादा लोग किसी क्रॉप को खाते हैं तो वो है चावल। अगर आप नॉर्थ इंडिया चले जाएं तो दाल चावल तो चाहिए ही चाहिए, और अगर आप साउथ इंडिया आ जाए तो चावल से बना डोसा और इडला का तो क्या, इडला कह दिया, डोसा और इडली का क्या ही सवाल, क्या ही जवाब। तो भाई साहब चावल बहुत इंपॉर्टेंट क्रॉप हो जाती है। इसके बाद अगर चावल की बात करें तो चावल को उगाने के लिए 25 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर और बहुत ही हाई ह्यूमिडिटी चाहिए रहती है। ध्यान रहे, इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। वो आपको हिंट्स देगा, एक ऐसी क्रॉप है जिसको उगाने में 25 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर चाहिए, ह्यूमिडिटी हाई चाहिए, रेनफॉल इतने सेंटीमीटर चाहिए, बताओ कौन सी क्रॉप है। तो ये नंबर्स आपको याद करने पड़ेंगे। मैंने लास्ट में एक टेबल भी आप लोग के लिए बना रखा है, तो आपका काम आसान हो जाएगा। चावल जो है बच्चों एक खरीफ क्रॉप है, यानी कि चावल को उगाने के लिए आपको बहुत सारा पानी चाहिए। इनफैक्ट 100 सेंटीमीटर की एनुअल रेनफॉल चाहिए रहती है अगर आप चावल की खेती करना चाहते हो। साथ ही साथ अगर आप चावल की बात करें, हमारा प्यारा भारत
चाइना के बाद सेकंड नंबर पे आता है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ क्रॉप, चाइना लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस के टाइटल के लिए। याद रहे, दुनिया में सबसे ज्यादा चावल चाइना उगाता है और सेकंड नंबर पे हमारा भारत उगाता है। ये हो गई हमारी चावल की बात। अब हम लोग करते हैं सेकंड नंबर पे वीट की बात। मैं बोलूं तो भाई चावल के बाद मेरे को लगता है सेकंड नंबर पे सबसे ज्यादा फेमस है वीट, क्योंकि गेहूं से बने आटे की खाते हो तुम रोटी। अगर आप वीट की बात करें, लेकिन ज्यादातर रोटी का यानी वीट का यानी गेहूं का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको नॉर्थ इंडिया में देखने को मिलेगा। इसलिए यहां लिखा हुआ है नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री जो है वहां पे आपको वीट देखने को मिलेगा। यहां पे एक बात और बोली गई है कि वीट को उगाने के लिए आपको एक ठंडा ग्रोइंग सीजन चाहिए और आपको ब्राइट सनशाइन चाहिए जब आप उसको काटने, जब वो पकने की बारी होती है उसकी। ठीक है, तो वीट के बारे में बात ध्यान रखिएगा। वीट को चावल से कम बारिश चाहिए। चावल को 100 सेंटीमीटर की एनुअल रेनफॉल चाहिए, तो वीट को 50 से 70 सेंटीमीटर की एनुअल रेनफॉल चाहिए। अगर हम वीट की बात करें तो द टू इंपॉर्टेंट वीट ग्रोइंग जोन्स इन द कंट्री आर गंगा सतलज प्लेन एंड ब्लैक सॉइल एरिया ऑफ डेक्कन प्लेट्यू। हमारे भारत में वीट दो जगह उगाया जाता है। सबसे पहले गंगा सतलज प्लेन जो है, यानी कि जहां से गंगा सतलज नदी निकलती है वहां पर उगाया जाता है, और दूसरा साउथ का जो डेक्कन प्लेट्यू वाला जो इलाका है जहां पे ब्लैक सॉइल होती है वहां उगाया जाता है। मैं आप लोग को बता देता हूं कि अगर आप दुनिया में रैंकिंग की बात करें तो भारत माना टॉप 5 में आएगा, लेकिन हम टॉप पे नहीं है। आपको पता है रशिया यूक्रेन की वॉर चल रही है, लेकिन पता है यूक्रेन को दुनिया का ब्रेड बास्केट कहा जाता था, क्योंकि दुनिया में जितना भी वीट है सबसे ज्यादा यूक्रेन में उगाया जाता था। तो इसीलिए इंडिया को यहां पे काम करने की जरूरत है। एक दिन हम इस पे भी ऊपर आ जाएंगे। तो ये हो गई हमारी वीट की बात। अब हम बात करने जा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों मिलेट्स की बात। मिलेट्स जो होते हैं, मिलेट्स में आपको 3 तरीके के मिलेट्स के नाम याद रखने हैं, जवार, बाजरा और रागी। ये 3 तरीके के इंपॉर्टेंट मिलेट्स हैं जो भारत देश में उगाए जाते हैं। अगर आप इनकी बात करें तो ये कोर्स ग्रेन है, यानी कि ये मोटा अनाज होता है। ये मोटा अनाज होता है, इसके अंदर बहुत ही ज्यादा हाई न्यूट्रिशनल वैल्यूज होती है। इज दैट क्लियर? अब जैसा कि मैंने आपको बताया जवार, बाजरा और रागी, एक एक करके इनके बारे में भी पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं जवार की। भाई साहब, चावल गेहूं के बाद तीसरे नंबर पे जो इंपॉर्टेंट क्रॉप है वो है जवार, यानी कि हमारे इंडिया में तीसरे नंबर पे सबसे ज्यादा जो क्रॉप उगाई जाती है वो है जवार। अगर आप जवार की बात करें तो ये एक रेन फेड क्रॉप है, यानी कि इसको भी बहुत सारी बारिश की आवश्यकता होती है। जवार के बाद हम लोग जा रहे हैं सेकंड नंबर पे बाजरा के बारे में। बाजरा को पर्ल मिलेट कहा जाता है और इसके अंदर आपको आयरन, फोलेट और विटामिन देखने को मिलेंगे। ये बहुत ही अच्छी हिंट है, आपको एग्जाम में पूछ लेगा कि एक ऐसी क्रॉप बताइए जिसके अंदर आयरन, फोलेट और विटामिन होते हैं, तो आपको बताना पड़ेगा कि उसका नाम है बाजरा। बाजरा की बात करें तो बाजरा जो है मेरे प्यारे बच्चों वो सैंडी सॉइल्स में उग जाता है और साथ ही साथ वो ब्लैक सॉइल में भी उग जाता है। थर्ड नंबर पे हमें जिसके बारे में बात करनी है वो है रागी। रागी को फिंगर मिलेट कहा जाता है और इसके अंदर भी आयरन होता है, लेकिन इसके साथ कैल्शियम और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी इसके अंदर पाए जाते हैं। रागी की बात करें तो रागी को आप ड्राई रीजन्स में उगा सकते हो, यानी कि रेड सॉइल पे उगा सकते हो, ब्लैक, सैंडी, लूमी, शैलो, यानी कि इन शॉर्ट बोलूं तो भाई साहब रागी को तुम किसी भी सॉइल में उगाओ, सब में उग जाए। तो चलिए यहाँ पे तीनों तरीके के हमारे मिलेट्स हो गए। अगले नंबर पे जो हम जा रहे हैं जिसके बारे में पढ़ाने वो है मेज। मेज जो है वो भैया फूड के लिए भी और फॉडर के लिए भी इस्तेमाल होता है। फूड यानी खाना, फॉडर यानी चारा, तो दोनों के लिए इस्तेमाल होता है मेज। ध्यान रहे आपको इस बात का। अगर आप इसकी मेज की बात करें तो मेज को उगाने के लिए 21 से 27 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चाहिए और साथ ही साथ ये ओल्ड एलुवियल सॉइल जो होती है जिसे भंगार कहते हैं उसमें ये सबसे अच्छा उगता है। इसके बाद अगर बात करें तो इसको उगाने के लिए भी हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, फर्टिलाइजर और इरिगेशन मेथड से हमने इसका प्रोडक्शन भी बहुत अच्छा कर रखा है। मेजर क्रॉप में एक आखिरी मेजर क्रॉप के बारे में मुझे आपको बताना है, वो है पल्सेस। हमारी दालें तुअर, उड़द और कौन कौन सी दाल होती है, मास की दाल, पता नहीं कितनी कितनी टाइप की दाल होती है। मेरी मम्मी तो बहुत टाइम तक मुझे सारी दाल तुअर की दाल बोल के चिपका देती थी, क्योंकि मेरी तुअर दाल भाई साहब फेवरेट है। दाल फ्राई खिला दो, ओए होए होए, मजा ही आ जाता है। तो भाई साहब पल्सेस की बात करें, भारत जो है वो दुनिया का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है और लार्जेस्ट कंज्यूमर भी है। सबसे ज्यादा दुनिया में उगता भी दाल हमारे वहां है और सबसे ज्यादा खाते भी दाल हम ही है। तो ये हो गई हमारी बात। दाल उगाने के लिए आपको बहुत कम मॉइस्चर चाहिए रहता है। इवन ये ड्राई कंडीशन में भी दाल उगाई जा सकती है, यानी जहां बारिश नहीं होती वहां भी उगाई जा सकती है। दालें जो होती हैं ये लेग्यूमिनस क्रॉप्स होती हैं।
सर लेग्यूमिनस क्रॉप का क्या मतलब होता है? लेग्यूमिनस क्रॉप्स वो होती हैं जिनके रूट्स में, उन क्रॉप की रूट्स में आपको बैक्टीरिया मिलेंगे नाइट्रोजन फिक्सिंग करने वाली। इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूं। एक्चुअली होता क्या है, आप सभी को पता होगा कि हमारे एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन है और 21% आपके पास ऑक्सीजन है। तो एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन है, लेकिन क्या आप ये बात जानते हैं कि इस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को हम लोग डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप बोलोगे नाइट्रोजन चाहिए ही क्यों? ऑक्सीजन से सांस लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, आपको नाइट्रोजन क्यों चाहिए सर? बेटा नाइट्रोजन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है जो आपकी ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है। सर ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। तो फिर नाइट्रोजन हम जब ये वाली नहीं ले पा रहे तो फिर हम कैसे नाइट्रोजन यूज करते हैं? इसके लिए आपने छोटी क्लासेस में नाइट्रोजन साइकिल के बारे में पढ़ रखा है, मैं आपको छोटा सा शॉर्ट में बता देता हूं। 78% नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में मौजूद है, लेकिन हम तो ले नहीं सकते। तो ये जो नाइट्रोजन होती हैं ये प्लांट्स लेती हैं, और वो भी सारे प्लांट्स नहीं ले सकती हैं, सिर्फ लेगुमिनस क्रॉप्स ले सकती हैं, क्योंकि लेगुमिनस क्रॉप्स जो होती हैं इनकी रूट्स के अंदर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज होते हैं। तो ये लेगुमिनस क्रॉप क्या करती हैं? नाइट्रोजन को लेती हैं, इनके जो बैक्टीरिया होते हैं वो नाइट्रोजन को लेते हैं, और बैक्टीरिया का नाम भी बता देता हूं, राइजोबियम बैक्टीरियम। ये क्या करता है? नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करता है। फिर दूसरा एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम होता है नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, जो अमोनिया को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करता है। ये काम करा बैक्टीरिया ने, ये बैक्टीरिया ने करा जो बैक्टीरिया क्रॉप की रूट्स में यानी जड़ों में थे। इसके बाद जब ये नाइट्रेट्स में कन्वर्ट हो जाता है, फिर वो जो नाइट्रोजन है वो उस प्लांट के अंदर चला जाता है। फिर हम क्या करते हैं? हम उस प्लांट को खाते हैं, और प्लांट्स को खाते हैं इन द फॉर्म ऑफ वेजिटेबल्स या फ्रूट्स। उसके बाद वो नाइट्रोजन हमारी बॉडी में जाता है। या फिर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो उस प्लांट को पहले कोई जानवर खाएगा और फिर आप उस जानवर को खा लोगे, तो इस तरीके से नाइट्रोजन आपकी बॉडी में जाता है। तो हम एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन डायरेक्ट नहीं ले सकते हैं। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन पहले जाता है इस तरीके की लेग्यूमिनस क्रॉप्स के पास, क्योंकि उनकी रूट्स में होते हैं बैक्टीरिया। उस बैक्टीरिया वो क्या करते हैं? नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं पहले अमोनिया में, फिर करते हैं नाइट्रेट में, और उसके बाद वो जाता है प्लांट के अंदर, और फिर प्लांट को खा के हमारे अंदर वो नाइट्रोजन आता है और फिर हम ग्रोथ करते हैं। दिस इज नाइट्रोजन साइकिल फॉर यू। लेग्यूमिनस क्रॉप्स क्या होती है उनकी डेफिनेशन में भी आपको दे रखी है। देखिए ये एक बात मैं आपको बता दूं कि पल्सेस जो होती हैं वो लेग्यूमिनस क्रॉप होती हैं, इसीलिए पल्सेस को ज्यादातर रोटेशन में उगाया जाता है। यानी पहले क्रॉप उगा ली, फिर पल्स उगा ली, फिर क्रॉप उगा ली, फिर पल्स उगा ली। तो इस तरीके से काम चलता है मेरे प्यारे बच्चों। इज दैट क्लियर? तो ये थी हमारा पांचवी तरीके की क्रॉप यानी कि पल्सेस। अब हम बात करने जा रहे हैं फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स। ग्रेन्स तो आपने पढ़ा दिए सर, 5 तरीके की ग्रेन पढ़ा है। अब आप बताइए फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स के बारे में। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं शुगर केन, यानी कि गन्ना। अरे वही जिसको तुम गर्मी के सीजन में, जिसका तुम खूब ठंडा ठंडा जूस एंजॉय करते हो। 10 रुपए ग्लास है कि 15 रुपए ग्लास है आपकी सिटी में? कमेंट्स में बताइए मुझे। तो भाई साहब अगर आप शुगर केन की बात करें तो ये एक ट्रॉपिकल या सब ट्रॉपिकल क्रॉप है, और इसको उगने में लगभग पूरा साल लगता है। यानी अगर आपने खेत में शुगर केन उगा लिया तो पूरा साल शुगर केन उगेगा, आपको पूरा साल देना पड़ेगा उसको उगाने के लिए। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं, अगर शुगर केन की बात करें तो शुगर केन को उगाने के लिए भी 21 से 27 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर लगता है, और रेनफॉल की बात करें तो 75 से 100 सेंटीमीटर की रेनफॉल लगती है। शुगर केन की बात करें तो भारत जो है, अगेन हम सेकंड नंबर पे आते हैं। इस बार हमसे ऊपर चाइना नहीं है, इस बार हमसे ऊपर ब्राजील है। ब्राजील में हमसे ज्यादा शुगर केन उगता है। शुगर केन जो होता है ना मेरे प्यारे बच्चों, शुगर केन से ना केवल हम शुगर बनाते हैं यानी शक्कर बनाते हैं, शुगर केन से हम लोग आजकल इथेनॉल बना रहे हैं, और इथेनॉल को पेट्रोल में मिलाया जा रहा है। यानी कि गन्ने से बनने वाला इथेनॉल को बनाया जा रहा है पेट्रोल में, और पेट्रोल आपकी गाड़ियों में डाला जा रहा है। आप बोलेंगे नहीं सर हम लोग तो एकदम प्योर वाले पेट्रोल यूज करते हैं। जी नहीं, आपके सबकी गाड़ियों में 10 से 15% इथेनॉल मिला हुआ है, जो कि शुगर केन से आ रहा है। तो ये हो गया हमारा शुगर केन के बारे में। अब हम बात करते हैं ऑयल सीड्स, यानी कि वो क्रॉप्स जिनकी सीड से ऑयल निकाले जाते हैं। ठीक है, अब आपकी बात करें तो सर कौन कौन से ऑयल मार्केट में अवेलेबल है? आपको मार्केट के अंदर भाई साहब ग्राउंडनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, सेसमम ऑयल, सोयाबीन ऑयल, कैस्टर ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, ये सारे ऑयल देखने को मिलेंगे। तो इनकी सबकी जो क्रॉप होती है उसे क्रॉप सीड कहा जाता है। इज दैट क्लियर? भारत की बात करें तो हम अगेन सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं। इस बार हमसे आगे कौन है? चाइना।
ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि हर बार हम सेकंड नंबर पे ही आते हैं, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। तो भाई साहब अगर ये जितने भी मैंने आपको ऑयल सीड्स बताए इनको आप दो ग्रुप में बांट सकते हो, राबी और खारिफ। भाई साहब खारिफ की बात करें तो सीसेमम, ग्राउंडनट, कैस्टर ये सब खारिफ है। और राबी की बात करें तो राबी के अंदर आपको कैस्टर, मस्टर्ड ये देखने को मिलेगा। मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर रखा है, जिनको ब्लू कलर की लाइन में डाला है वो खारिफ है, जिनको डार्क ब्लू कलर की लाइन में डाला है वो राबी है। लेकिन एक ऐसी भी क्रॉप है जो नॉर्थ में खारिफ है और साउथ में राबी है, आइए उसके बारे में बताता हूं। सेसेमम जो है वो नॉर्थ इंडिया में खारिफ कहलाती है और साउथ इंडिया में राबी कहलाती है। ये आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, इसलिए आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन हो जाती है। ये थे हमारे ऑयल सीड्स। आगे बढ़ते हैं, तीसरी टाइप की क्रॉप जो है वो है हमारी टी, चाय, जिसके बगैर तुम्हारा और मेरा जीवन ही नहीं है। भाई मेरे साथ तो ये समस्या है कि अगर सुबह सुबह चाय ना मिले तो मेरा तो हेडेक स्टार्ट हो जाता है। मुझे चाय चाहिए, दिन में 7 चाय हो जाती है मेरी, 7 से 8 भी हो जाती है कभी कभी। आप रात को उठा के बोलो सेठ चाय पिएगा, बिल्कुल पिएगा सेठ चाय, मेरे नसों में चाय। तो मैं आपको बता रहा था, चाय की बात करें अगेन हम सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है आफ्टर चाइना, लोल। अगर आप चाय की बात करें तो जो चाय है वो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में उगाई जाती है, और साथ ही साथ चाय को उगाने के लिए आपको ह्यूमस चाहिए रहता है, इसे कुछ लोग हमस भी पढ़ते हैं। ह्यूमस क्या होता है, इसकी डेफिनेशन यहां लिख रखी है। भाई ह्यूमस जो होता है वो सॉइल की टॉप लेयर होती है जो कि डेड और डीके ऑर्गेनिक मैटर से बनती है। यानी कि आप लोगों ने देखा होगा कि जंगलों में क्या होता है कि जो पेड़ की पत्तियां होती हैं वो सूख के नीचे गिर जाती हैं, और वो जब सूख के नीचे गिर जाती हैं तो वो सड़ जाती हैं, गल जाती हैं, और वो ऊपर एक मिट्टी के ऊपर एक लेयर बना लेती हैं। उसी को कहा जाता है ह्यूमस। ये बहुत ही ज्यादा फर्टाइल होता है, और इससे भाई साहब कोई भी क्रॉप उगाई जाती है जहां ह्यूमस पाया जाता है। साथ ही साथ टी को उगाने के लिए आपको वार्म और मॉइस्ट फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट चाहिए। फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट, फ्रॉस्ट फ्री यानी कि 210, यहां पे मैंने कहीं लिखा नहीं है, आगे बताऊंगा। तो भाई साहब एक तो आपको वार्म, मॉइस्ट और फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट चाहिए, पूरे साल होना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रहे। साथ ही साथ अगर बीच बीच में शावर हो जाए, बीच बीच में अगर बारिश हो जाए तो फिर तो बहुत ही मजा आ जाएगा। ये थी आपके सामने टी। अगली कुछ लोग लड़ाई कर लेंगे कि सर आपको टी पसंद है, वी आर कॉफी पर्सन। लो बेटा तुम्हारे लिए मैं कॉफी भी लेकर आया हूं। अगर हम कॉफी की बात करें तो हमारे भारत में अरेबिका वैरायटी की कॉफी पाई जाती है। ये अरेबिका वैरायटी की जो कॉफी हमारे भारत में पाई जाती है, ये इंडिया की इंडिजीनियस नहीं है, बाहर से हमारे देश में आई है। और बाहर से भी बात करूं तो भाई एक देश है जिसका नाम है येमेन। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए येमेन की कैपिटल का नाम क्या है। तो येमेन से हमारे देश में कॉफी आई थी, और कॉफी का नाम है अरेबिका। इसकी बहुत ही स्ट्रॉन्ग टेस्ट और बहुत ही स्ट्रॉन्ग इसकी स्मेल होती है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि इंडिया में कॉफी का कल्टीवेशन साउथ में ज्यादा पाया जाता है, जैसे कि बड़ा बूडान हिल्स हो गया, या फिर कर्नाटका हो गया, केरला हो गया और तमिलनाडु हो गया। तो यहां पर आपको कॉफी बहुत ही ज्यादा कल्टीवेट होती हुई दिख जाएगी। ये थी हमारी कॉफी। आगे बढ़ते हैं, अगली बात करते हैं। अगला टॉपिक है हमारा हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। व्हाट आर हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स? जब आप जब खेती करते हो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की, तो जब आप फ्रूट्स और वेजिटेबल्स कल्टीवेट करते हो तो उसे कहा जाता है हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। भारत की बात करें तो अगेन हम सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के आफ्टर चाइना। तो भाई साहब ये बात आ जाती है कि हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, सिर्फ फ्रूट और वेजिटेबल की जब आप खेती करते हो तो उसे हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स कहते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया, मैंने यहाँ पर आपके लिए टेबल लगा रखा है, हो सकता है फॉन्ट थोड़ा छोटा हो, मैं साइड हट जाऊंगा, आप इसका एक बार फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें पहले कॉलम में क्रॉप का नाम है, दूसरे में भैया वो कौन सी टाइप की क्रॉप है, तीसरे में इंडिया की रैंकिंग क्या है, चौथी वो राबी खरीफ की जैद है, सॉइल कौन सी चाहिए, टेम्परेचर क्या चाहिए, रेनफॉल क्या चाहिए, और इंडिया के कौन से रीजन में उगाई जाती है। आशा करता हूं कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार इसको आप अपनी स्टडी टेबल के ऊपर चिपका लीजिए, दिन भर इसको देखिए, रात भर में याद हो जाता है। आगे बढ़ते हैं भाई साहब। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है नॉन फूड क्रॉप्स, यानी वो क्रॉप्स जिसको तुम खा नहीं सकते हो, क्योंकि तुम तो भाई साहब इतने भुक्कड़ हो, जो रखो तुम्हारे सामने सब खा जाते हो। सबसे पहले नॉन फूड क्रॉप में आती है रबर। रबर की बात करें तो ये रबर भाई साहब इक्वेटोरियल क्रॉप है, यानी इक्वेटर के आसपास वाले इलाके में पाई जाती है। आपको पता होगा कि ये हमारी धरती है, बीचों बीच में इक्वेटर होता है, तो इक्वेटर के आसपास वाले इलाके में आपको ये पाई जाती है। लेकिन आप इसको ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में भी उगा सकते हो। अगर हम इसकी बात करें तो ये हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में उगाई जाती है। रेनफॉल बहुत सारी चाहिए, 200 सेंटीमीटर की रेनफॉल चाहिए।
अभी तक मैंने जितनी क्रॉप बताई उसमें हाईएस्ट है 200 सेंटीमीटर। साथ ही साथ टेम्परेचर की बात करें तो अबव 25 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चाहिए। आप सभी को पता होगा इस तरीके से पेड़ों से निकाला जाता है रबर। पेड़ों के जो ट्रंक होते हैं उस पर कट लगाया जाता है और उससे फिर धीमे धीमे करके ड्रिप करती है रबर और रबर को ऐसे कलेक्ट कर लिया जाता है। इज दैट क्लियर? ये था हमारा रबर। सेकंड नंबर पे आता है कॉटन। अगर हम कॉटन की बात करें, अगेन कॉटन भी इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कॉटन का। कॉटन को उगाने के लिए भी आपको ड्राई रीजन चाहिए और ज्यादातर कॉटन ब्लैक सॉइल में उगाया जाता है और ब्लैक सॉइल यानी डेक्कन प्लेट्यू, याद रहे ये बात आपको। अगली बात करें कि जो कॉटन की बात करें तो कॉटन मैंने आपको बताया ड्राई रीजन होना चाहिए, सूखा रीजन, बारिश नहीं होनी चाहिए, एकदम ड्राई रीजन विथ हाई टेम्परेचर, वेरी लाइट रेनफॉल अगर हो भी तो, लेकिन उगने के बाद राइप होने के बाद तो रेनफॉल नहीं चाहिए। साथ ही साथ 210 दिन का फ्रॉस्ट फ्री ड्रेस चाहिए, यानी कि 210 दिन का ऐसा पैच होना चाहिए कि फ्रॉस्ट भी नहीं होनी चाहिए रात को। तो यहाँ पे पानी मॉइस्चर इसके लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। अगली बात करें कि ये खारिफ क्रॉप है और साथ ही साथ इसमें 6 से 8 महीना हो लगता है इसको उगने में। आगे बात करते हैं जूट की। ये तो आपने देखा ही होगा, इसके बोरे बनाए जाते हैं, इसके बैग्स बनाए जाते हैं। जूट को गोल्डन फाइबर कहा जाता है क्योंकि एक टाइम पे ये बहुत ही एक्सपेंसिव और बहुत ही लग्जूरियस होता था, लेकिन सिंथेटिक मटेरियल के आने के कारण, रेयन और ये सब के आने के कारण जूट की वैल्यू कम हो गई है। जूट की बात करें तो जूट जो है आपको फर्टाइल सॉइल्स में उगने को देखने को मिलेगा, यानी कि वो जगह जहां से नदियां निकलती हैं बड़ी बड़ी, गंगा, यमुना, सतलज, इंडस, इनके आसपास का जो इलाका है यहाँ पे आपको जूट देखने को मिलेगा, क्योंकि इस इलाके में जो मिट्टी है वो हर साल रिन्यू होती है। यही नहीं, जूट को उगाने के लिए आपको हाई टेम्परेचर चाहिए, इसका भी आप लोगों को ध्यान रखना है। आखिरी टॉपिक इस चैप्टर का है टेक्नोलॉजिकल एंड इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स। आइए इसको समझते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1960s और 70s में ऐसे बहुत सारे एग्रीकल्चर रिफॉर्म लाने की कोशिश करी, ऐसी बहुत सारी टेक्नोलॉजीज लाने की कोशिश करी, ऐसे बहुत सारे प्रोसेस लाने की कोशिश करी जिससे हमारे देश में खाने की कमी कम हो सके, किसान ऊपर आ सके, उनकी इनकम ऊपर आ सके। मैंने आप लोग को चैप्टर इस पार्ट की शुरुआत में ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में बताया था। साथ ही साथ मैंने आज आपको बताना है व्हाइट रिवॉल्यूशन के बारे में। ग्रीन रिवॉल्यूशन, ग्रीन कलर से एग्रीकल्चर होता है, तो एग्रीकल्चर को बढ़ाने के लिए ग्रीन रिवॉल्यूशन। व्हाइट रिवॉल्यूशन था मिल्क के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, अच्छी क्वालिटी की काऊ हो, काऊ को अच्छी तरीके से रखा जाए, कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाई जाए, जो काऊ को रखते हैं उन लोग को ट्रेनिंग दी जाए, उसके लिए व्हाइट रिवॉल्यूशन है। अगली बात यहां बताई गई है कि हमारे देश में बहुत सारे मेजर इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स आए। सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म पहले 5 ईयर प्लान के बाद आया था। आई रिपीट, पहला 5 ईयर प्लान 1951 से 56 के बीच में था। मुझे पता है मेरे बच्चे मेरे वीडियोस बहुत सारे यूपीएससी एस्पिरेंट्स भी देखते हैं, तो मैं इस तरीके की जानकारी आपको देता चलता हूं ताकि आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी आपका आसान हो जाए। तो पहला जो 5 ईयर प्लान आया था उसमें हमारी कंट्री के जो पॉलिटिशियंस है उन्होंने कह रखा था कि भाई साहब देश को सॉर्ट करना है तो ग्रीन और व्हाइट रिवॉल्यूशन चाहिए हमें, ठीक है। अगली बात करते हैं कि हमारे पॉलिटिशियन ने ऐसा करा क्या, आप ये भी बताओ। आइए मैं आपको वो बताता हूं। सबसे पहले बात है कलेक्टिवाइजेशन की। कलेक्टिवाइजेशन का मतलब होता है कि हमारे किसान ने क्या करा कि छोटे छोटे किसान थे हमारे वहां, हमारे पॉलिटिशियंस ने क्या करा, छोटे छोटे किसान थे। अब वो छोटे छोटे किसान, छोटे छोटे मतलब छोटी हाइट के नहीं थे, छोटे छोटे से मेरा कहने का मतलब है कि उनके पास छोटी छोटी जमीन के टुकड़े थे। तो इन्होंने क्या करा, इनसे कहा कि छोटी सी जमीन के टुकड़े पे तुम क्या ही उगा लो और क्या ही कमा लोगे, तुम लोग क्या करो, अपने छोटे छोटे जमीन के टुकड़े जोड़कर एक बड़ा सा जमीन का टुकड़ा बना लो, साथ मिल के काम करो, अपने रिसोर्सेज मिल के काम कराएं और उसके बाद आप लोग इससे आउटपुट। दिस इज कॉल्ड कलेक्टिवाइजेशन। साथ ही साथ हमारे देश में जमींदारी थी, यानी कि जमींदार लोग जो थे वो बड़ी बड़ी जमीन के टुकड़े पे कब्जा करके बैठे हुए थे और अपने वहां किसान को काम करवाते थे। तो इसको अबॉलिश करा गया और जमींदारों से जमीन छुड़वाई गई और किसानों में बांटी गई। यही बात को समझाने के लिए मैंने आपको बता रखा है कि क्या क्या सरकार ने किया। तो सबसे पहली चीज सरकार ने क्या किया, सरकार ने किया किसान क्रेडिट स्कीम चलाई। हमारे जो किसान है, मैं आप लोग को बाकी चैप्टर्स में भी ये बात बता चुका हूं कि किसान जो होते हैं ज्यादातर वो बैंक से लोन नहीं ले पाते, यानी फॉर्मल सेक्टर से लोन नहीं ले पाते, तो उन्हें बेचारों को इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लेना पड़ता है, अपने दोस्तों से, जमींदारों से और गांव के जो अमीर लोग होते हैं उनसे लेना पड़ता है। कई बार वो बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट में उनको लोन देते हैं जिससे वो बर्बाद हो जाते हैं, उनको सुसाइड तक करना पड़ जाता है।
तो सरकार ने कहा हम आपकी मदद करेंगे और हम आपको किसान क्रेडिट स्कीम के अंतर्गत हम आपको बहुत ही सस्ते इंटरेस्ट पे बहुत इजीली हम आपको लोन देंगे। साथ ही साथ सरकार ने क्या करा कि इन लोगों का एक क्रेडिट कार्ड बनाया, किसान क्रेडिट कार्ड। इस क्रेडिट कार्ड से किसान जाकर भाई अपने सीड्स खरीद सकता है, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स ये सब खरीद सकता है और उससे खेती करेगा। और जब वो खेत उस जो पूरा उग जाएगा, हार्वेस्ट हो जाएगा, फिर जो पैसा आएगा उससे वो अपनी उधारी चुकाएगा। तो किसान को क्रेडिट कार्ड दिया गया। लेकिन ये जो क्रेडिट कार्ड है ये सिर्फ किसान का जो क्रेडिट कार्ड है ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को खरीदने के लिए यूज हो सकता है। किसान इस क्रेडिट कार्ड से जाके लैम्बोर्गिनी नहीं खरीद सकता। सिर्फ सीड्स, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, बहुत हद तक हुआ तो ट्रैक्टर। तो इस तरीके के क्रेडिट कार्ड बांटे गए। साथ ही साथ जिनको क्रेडिट कार्ड दिए गए उनको पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस स्कीम दी गई, यानी कि कल को आपका भाई साहब कोई हादसा हो जाता है तो आपके परिवार को पैसा दिया जाएगा, एक तरीके का इंश्योरेंस करके। यही नहीं, हमारे किसानों को लिटरेट करने के लिए वेदर बुलेटिन चलाई गई रेडियो टीवी पे, ताकि उनको बताया जा सके कि इस महीने क्या रहेगा, आज बारिश होगी कि नहीं होगी, ताकि वो पहले से प्रिपेयर्ड रहे। साथ ही साथ हमारे किसानों के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी कि एमएसपी लेकर आए। एमएसपी का कॉन्सेप्ट ये होता है कि पहले किसान के साथ क्या होता था, भेदभाव होता था। उससे क्या होता था, बेचारा वो खरीद के लेकर गया मंडी गया तो मंडी में जो लोग होते थे वो कहते थे हम तो इतने रुपए में खरीदेंगे, और सब लोग क्या करते थे, मिलके है ना ग्रुप बना लेते थे कि इसको है ना इससे कोई ज्यादा नहीं देगा। तो बेचारे किसान को बहुत कम दाम पे अपनी हार्वेस्ट बेचनी पड़ती। लेकिन मिनिमम सपोर्ट प्राइस के अंतर्गत सरकार ने एक बाल लगा रखा है कि कम से कम आपको इतना तो देना ही पड़ेगा एक किसान को। अगर इससे कम मंडी में किसान से कोई पैसे बोल रहा है तो किसान उसके ऊपर केस कर सकता है, वो पुलिस केस हो जाएगा उसकी। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी कि उसकी फसल का कम से कम इसको इतना देना है। अब मान लीजिए एक एग्जांपल देता हूं कि मैंने कह दिया कि 1000 रुपए का 1000 रुपए तो आपको देना ही पड़ेगा गेहूं के लिए, ठीक है। अब मैं किसान हूं, अब मेरे को 1000 रुपए कम से कम मिलेंगे, लेकिन मेरी गेहूं की क्वालिटी पे भी डिपेंड करता है। कम से कम 1000 मिलेंगे, चाहे मेरा कितना ही घटिया क्वालिटी का गेहूं हो, लेकिन अगर अच्छी क्वालिटी का गेहूं होगा तो भाई मुझे 1500 रुपए भी मिल सकते हैं। तो ये हो जाता है मिनिमम प्राइस पे बैर लगा रखा है, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। किसान की क्वालिटी जितनी अच्छी होगी उसको उतना पैसा मिलेगा। दूसरी बात, हमारे देश के अंदर एक और चीज चलाई गई, वो है प्रोक्योरमेंट प्राइसेस। प्रोक्योरमेंट प्राइसेस का मतलब होता है कि हमारे देश में आपको पता होगा बहुत सारे लोग गरीब हैं, तो जो लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है यानी कि गरीबी रेखा के नीचे हैं, सरकार उनको बहुत कम दाम पे खाना प्रोवाइड करती है। सरकार ये खाना कहां से लाती है? सरकार ये खाना किसान से खरीदती है, ये अनाज किसान से खरीदती है और फिर खरीद के गरीबों को बहुत कम दाम पे देती है। तो इसे जिस दाम पे सरकार अपना स्टॉक भरती है उसे प्रोक्यूरमेंट प्राइसेस कहते हैं। लेकिन ये प्रोक्यूरमेंट प्राइसेस में आपको बता दूं, किसान से सामान खरीदा गया, किसान से हार्वेस्ट खरीदी गई, लेकिन जो गवर्नमेंट है वो दो चीजों के लिए खरीदती है, एक तो गरीबों को कम दाम पे बांटने के लिए और दूसरा बफर स्टॉक के लिए। बफर स्टॉक क्या होता है कि गवर्नमेंट एक तरीके का स्टॉक रखती है कि उसमें वो स्टोर करके रखती है इस तरीके के अनाज को, कि कल को मान लो सूखा पड़ जाए या बाढ़ आ जाए या कोई बीमारी फैल जाए तो गवर्नमेंट के पास गोडाउन में खूब सारा स्टॉक होता है, वॉर जैसी सिचुएशन में जो यूज कर सके। तो उस तरीके के लिए उसको प्रोक्यूरमेंट प्राइसेस कहते हैं। तो बच्चों, इसके बाद आखिरी चीज मुझे आपको बतानी है, भूदान ग्रामदान। भूदान ग्रामदान जो है ये विनोबा भावे जी ने करा था। यहाँ पे मैंने उनकी फोटो लगा रखी है विनोबा भावे जी की। इसमें क्या था, बेसिकली इसकी शुरुआत कब हुई, जब आंध्र प्रदेश के जो गरीब लोग थे जिनके पास जमीन नहीं थी, उन्होंने सरकार से रिक्वेस्ट करी कि हमारे पास जमीन नहीं है, अगर आप हमें कोई जमीन का टुकड़ा कहीं भी दे दोगे जंगलों में भी, तो हम वहां पर खेती करेंगे और हमारी इकोनॉमिक कंडीशन सुधर पाएगी। तो ये था इसका कॉन्सेप्ट। तो यहां पर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, श्री राम चंद्र रेड्डी जी ने क्या करा, 80 एकड़ लैंड ली और उसको गरीबों में बांट दी। 80 एकड़ जमीन को गरीबों में बांट दिया। तो जब इन्हें जमीन बांट दी, भूमि को कर दिया दान, तो इसको कर दिया भूदान। तो भूदान का मतलब होता है भूमि का दान। अब आप बोलोगे सर ग्रामदान क्या है? ग्रामदान में बेसिकली क्या हुआ कि कुछ जमींदार थे, जमींदार को भी समझ में आ गया था कि जमींदारी तो खत्म हो गई है, सरकार इससे पहले हमसे छीने, हम लोग इनकी मदद करते हैं। और जमींदारों ने क्या किया, बहुत सारे जो विलेजेस थे वो दान कर दिए। बहुत सारे ग्राम, जैसे आपको पता ना विलेजेस को ग्राम भी कहते हैं, तो जो ग्राम था उसको दान कर दिया, इसलिए इसको कहा गया ग्राम दान। क्लियर है? अब ये भूदान और ग्राम दान में जमींदार आए, पॉलिटिशियंस आए, बहुत सारे बड़े बड़े लैंड ओनर्स ने भी ये काम किया, क्योंकि उस टाइम पे ये अफवाह चल रही थी
कि बहुत जल्दी गवर्नमेंट एक लैंड सीलिंग एक्ट लेकर आने वाली है, जिसके अंतर्गत अगर आपके पास इससे ज्यादा जमीन है, एक अमाउंट से ज्यादा जमीन है, तो वो जमीन सरकार रख लेगी। फॉर एग्जाम्पल सरकार ने कह दिया, एक एग्जाम्पल बता रहा हूं कि सरकार ने कह दिया 50 एकड़ की जमीनें हैं, आप रख सकते हो। लेकिन अगर इससे ज्यादा आपके पास होगी तो वो जमीन सरकार की हो जाएगी और सरकार उस जमीन को ले लेगी आपसे। तो इसलिए जितनों के पास बहुत बहुत सारी जमीन थी, उन्होंने क्या करा, कुछ जमीन को ग्राम दान और भूदान में डोनेट कर दिया। इज दैट क्लियर मेरे प्यारे बच्चों? तो ये था हमारा आज का चैप्टर का। अगर आपको हमारा आज का इनिशिएटिव पसंद आया हो तो प्लीज इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है बच्चों? सो टिल नेक्स्ट टाइम, लेट्स क्रैक इट।